Hello champs, I hope you all are doing great. So मार्च का मंथ चल रहा है but this weather is so very confusing. कभी गर्मी हो जाती है, कभी फिर से ठंड हो जाती है. ये आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब हो सकता है. तो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. एग्जाम का टाइम चल रहा है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल. मेरे साथ ये हो चुका है. लास्ट वीक आई हैड सिवियर कोल्ड एंड आई कुड नॉट वर्क फॉर 2-3 days. तो प्लीज अपना ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू fall ill actually. Right. So coming to the video, यहाँ पर मैं आपके साथ hidden gems शेयर कर रही हूँ from balance of payments unit. इस यूनिट में हम कवर करते हैं 2 चैप्टर्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अगर हम लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करें तो 6 मार्क्स का पूछा गया है इस यूनिट में से. 6 मार्क्स ही वैसे डिफाइंड है ब्लूप्रिंट में भी, जिसमें से 3 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क ईच, और 3 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन. नाउ ये बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किए हैं. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें मैंने एनसीईआरटी से भी ऐड की हैं यहाँ पर. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी एंड आई एम श्योर आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से. तो प्लीज ऑल्सो सपोर्ट आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपने बाकी चैप्टर्स के हिडन जेम्स नहीं कवर किए तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जरूर देखें. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. कई बार बच्चों को समझ में नहीं आते कुछ पॉइंट्स, तो अच्छे से देखेंगे एंड इसकी पीडीएफ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं. चलिए पहला पॉइंट देखते हैं. सिंस द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर मेड टू ब्रिज द गैप इन द बीओपी, दे आर सीन एज अकोमोडेटिंग आइटम इन द बीओपी. सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग इन नेचर होती है या ऑटोनमस इन नेचर होती है. मतलब ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. तो इसका आंसर है कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग इन नेचर होती हैं क्योंकि बीओपी में जो डेफिसिट या सरप्लस या जो भी इम्बैलेंस आता है उसको ठीक करने के लिए इन ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक किया जाता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीओपी में आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड करंट अकाउंट. मान लीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस है लेट्स से +500. मान लीजिए यूएस मिलियन डॉलर्स में मैं लिख रही हूं, दिस इज द बैलेंस. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है लेट्स से -1200 और एरर्स एंड ओमिशंस भी हैं लेट्स से +100. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा. दैट इज इन दिस केस इट विल बी -600. ठीक है, यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अगर नेट में देखें तो वो उसमें आउटफ्लो हम नोटिस कर रहे हैं. अब इसको ठीक करने के लिए या बीओपी को बैलेंस करने के लिए हम कुछ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंपली अगर मेरे पास 600 यूएस मिलियन डॉलर्स की कमी हो गई है तो लेट्स से मैं 600 यूएस मिलियन डॉलर्स का लोन ले रही हूं इसको बैलेंस करने के लिए. तो ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है दिस इज एक्चुअली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन. तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑटोनमस इन नेचर लग रही है आपको या अकोमोडेटिंग इन नेचर? द आंसर इज अकोमोडेटिंग, क्योंकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें हम इसलिए अंडरटेक करते हैं ताकि बीओपी में जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाए, टू ब्रिज द गैप. सो सिंपली आप इस बात को याद रखें कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग इन नेचर होती है. और ऑटोनमस आइटम्स कौन सी होती है ये आप जरूर देखकर जाएंगे. ऑटोनमस आइटम्स ये हैं, जैसे दीज ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है. इनका ये रीजन नहीं होता कि हमें कोई गैप को ब्रिज करना है, नहीं. बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू ब्रिज द गैप, ये याद रखेंगे. नाउ दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. There are 3 ways in which linkages with the rest of the world are established. जैसे एक कंट्री, let's say इंडिया कैसे बाकी और कंट्रीज के साथ रिलेट करती है या लिंक करती है, इसके 3 तरीके होते हैं. आउटपुट मार्केट, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं,
वो कंट्रीज हमारी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, दैट इज द आउटपुट मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, हम बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। लेबर मार्केट, हम लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो लोग हमारे यहाँ पर आके काम करते हैं। सो बेसिकली द इमिग्रेशन लॉज। तो दीज आर द थ्री लिंकेजेस, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। ठीक है, चलिए उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये आपको पता होगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और मैनेज्ड फ्लोटिंग विच इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जैसे हम देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स वाला सिस्टम जिसे आप एडजस्टेबल पेग भी कहते हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देन फॉरेन ट्रेड इन्फ्लुएंसेस इंडियन एग्रीगेट डिमांड इन 2 वेज। इसका क्या मतलब है, सिंपल है, एक बार आप देखें। फर्स्ट, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, this spending escapes as a leakage from the circular flow of income, decreasing the aggregate demand। बहुत सिंपल है, देखो aggregate demand in a 4 sector economy is C plus I plus G plus X minus M। यहाँ पर जो imports है वो माइनस में जा रहे हैं। अगर मैं ज्यादा इंपोर्ट करती हूं यानी मैं हमारे यहाँ पर जो गुड्स बने हैं उनकी डिमांड कम कर रही हूं। तो अगर मैं ज्यादा इंपोर्ट करती हूं तो दिस इज सीन एज अ लीकेज और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड को कम करता है, राइट। सिंपल है। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं, ऐसा कोई एमसीक्यू में आ सकता है या कोई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू है उसमें पूछ सकते हैं। सेकेंड, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्रीज तो हमारे कंट्री में जो गुड्स बने हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। दिस इज एन इंजेक्शन, दिस इज ट्रीटेड एज एन इंजेक्शन और इससे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होती है। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम उन गुड्स की बात कर रहे होते हैं जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो वो लीकेज है, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है। अगर हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं तो ये इंजेक्शन है, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। आई होप दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ फॉरेन गुड. This reduces demand for imports and hence demand for foreign exchange also decreases, other things remaining constant. Now, ये सारी बातें आपको पता है, बट कई बार इसको एक सेंटेंस में पढ़ के हम इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, तो आई वॉन्ट टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू. सो व्हाट दे आर सेइंग इज राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, पहले $1.60 का था और अब $1.70 का है. इसे आप बोल सकते हो राइज इन एक्सचेंज रेट ऑल्सो, या फिर आप बोल सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया है या वो महंगी हो गई है. ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर मुझे फॉरेन गुड खरीदना है तो वो मेरे लिए महंगा हो गया. इफ आई एम इन इंडिया, मुझे बाहर से सामान जो खरीदना है अब वो मेरे लिए महंगा हो जाएगा, राइट? सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द फॉरेन गुड. इससे क्या होगा? मैं इंपोर्ट्स कम करूंगी क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं ना. सिंपली बिकॉज इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं तो इंपोर्ट्स इस केस में कम होंगे. ऑल्सो इस केस में आप डॉलर्स ज्यादा डिमांड करना पसंद करोगे या कम? सिंपल रूल है, जो चीज महंगी हो गई है उसकी डिमांड कम हो जाएगी. यानी यहां पर फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स की डिमांड भी कम होगी. सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. यानी बाकी फैक्टर्स को अगर हम ना देखें, क्योंकि रियल लाइफ में तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और सभी को एक टाइम पे देखना पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं ऐसे. तो यहां पर जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, इससे देखो आपकी एक बार रिवीजन हो गई कॉन्सेप्ट की. और अगेन कुछ एमसीक्यू में ऐसा अगर पूछ लेते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर.
ऑलराइट जी, उसके बाद देखते हैं, अब हम उसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, बट अब हम इंपोर्ट्स नहीं, बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। वही राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले 60 रुपीज का $1 था, अब 70 का हो गया। इसे आप बोलोगे राइज इन एक्सचेंज रेट या बोलोगे राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा, इमेजिन करो अगर आप एक अमेरिकन पर्सन हो, अगर आप एक अमेरिकन पर्सन हो और लेट्स से आप इंडिया घूमने आए हो, पहले आप $1 से 6 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद पा रहे थे। इमेजिन कुरकुरे का 10 रुपीज का पैकेट, पहले आप $1 में 6 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद पा रहे थे, अब आप $1 में 7 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद पाओगे एज एन अमेरिकन। तो आपको अच्छे लग रहे हैं इंडियन गुड्स, आपको सस्ते लग रहे हैं इंडियन गुड्स, तो इस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आपको पहले पता ही है, सिर्फ एक रिवीजन हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इंडिया में हूं एंड आई एम एन एक्सपोर्टर, तो पहले मुझे कम पैसे मिल रहे थे फॉर माय एक्सपोर्ट, अब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे फॉर माय एक्सपोर्ट, तो मैं चाहती हूं कि मैं ज्यादा एक्सपोर्ट्स करूं, तो इस केस में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब इमेजिन अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मैं ज्यादा सामान बाहर भेज रही हूं, तो मेरे पास ज्यादा डॉलर्स आएंगे, और डॉलर्स तो यहाँ पर चलते नहीं, तो मैं डॉलर्स को सेल करूंगी और अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवाऊंगी, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाऊंगी, यानी यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन दिस पॉइंट, अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस द फॉरेनर्स कॉस्ट while purchasing products from India, other things remaining constant, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो भी बढ़ जाएगी, other things remaining constant। चलो, flexible exchange rate, this exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, this is also called the floating exchange rate, जो कि एक्चुअली आज के समय में हम फॉलो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसका जो डायग्राम है अच्छे से देखकर जाना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, डिमांड स्लैश सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, और यहां पर हम दिखाते हैं एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ एक्सचेंज। ये डाउनवर्ड जो है दिस इज द डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो कि डिमांड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर डॉलर महंगा होगा, अगर डॉलर का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर डॉलर का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसे, सिंपली मैं आपको समझाती हूं। लेट्स से पहले $1 60 रुपीज का था, अब $1 70 रुपीज का है। बहुत सारे तरीकों से मैं आपको बता सकती हूँ कि इस केस में डॉलर की सप्लाई कैसे बढ़ेगी। एक तो मैंने अभी आपको बताया था, इस केस में इंडिया से एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा डॉलर्स हमारे पास आएंगे, और डॉलर्स तो यहाँ पे चलते नहीं, तो हम इन्हें सेल कर देंगे, तो डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। या सिंपली आप ऐसे भी सोच लो, अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं तो आप अब जब उसका रेट 70 रुपीज हो गया है तो ज्यादा डॉलर्स को सेल करना चाहोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मोर। तो सिंपली इसमें भी आप कह सकते हो कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम अच्छे से देखकर जाना। ऑलराइट, उसके बाद ये मैं आपको बता रही हूं, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट एट होम often leads to an appreciation of domestic currency. Here the implicit assumption is that no restrictions exist in buying bonds issued by foreign governments. Okay, अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी पर पूछा था एंड कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये किसी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है।
मान लेते हैं दो कंट्रीज है, देयर इज वन कंट्री ए एंड कंट्री बी. ओके, व्हाई आई एम टेकिंग टू कंट्रीज? क्योंकि मुझे राइज इन एक्सचेंज रेट एक कंट्री में मैं इंटरेस्ट रेट एक कंट्री में मैं इंटरेस्ट रेट कम ले लूंगी, एक में ज्यादा, सो दैट वी आर एबल टू कंपेयर इट. अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जो लोगों को मिल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर. यानी आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी बात हो रही है. लेट्स से कंट्री ए में लोगों को 8% इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर और कंट्री बी में लोगों को 10% इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर. ठीक है, देखो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. इस कंट्री के जो लोग हैं कंट्री ए के, वो चाहेंगे कि हम कंट्री बी में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं. तो इस केस में कंट्री बी की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. ऑलराइट, मैं यहाँ पे कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. लेट्स से कंट्री बी है इंडिया, क्योंकि नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और यूएस मान लेते हैं कंट्री ए. तो कंट्री ए यानी यूएस के लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्री बी की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट. ओके, ऑल्सो जो कंट्री बी के लोग हैं वो भी अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करके खुश है, वो दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहते. ठीक है, तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि कंट्री ए की जो करेंसी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी. एक ही बात है वैसे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, अब देखो जिस कंट्री में एक्सचेंज रेट ज्यादा है उसके ऊपर फोकस करो और बताओ इस कंट्री की करेंसी के साथ क्या होगा. अगर आप इस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हो, दूसरी करेंसी की डिमांड कम कर रहे हो, तो कंट्री बी की जो करेंसी है उसका प्राइस बढ़ जाएगा या वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. यानी इस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, इस कंट्री की, कंट्री बी की. और यहां पर क्या हो रहा है, इस कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो रही है. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, उस कंट्री की करेंसी डिमांड कर रहे हैं, तो अपनी बेच रहे होंगे ना करेंसी, तो इस कंट्री की करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है. और जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, ये करेंसी वीक हो जाएगी, ये डेप्रीशिएट हो जाएगी. ठीक है, बट हमें किस कंट्री के पर्सपेक्टिव से बताना है क्वेश्चन में, वो देख लो. राइज इन एक्सचेंज रेट एट होम, मतलब जहां ज्यादा है उसके पर्सपेक्टिव से बताना हो, तो इस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. तो अगर कोई एमसीक्यू आता है ना कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एट होम तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो आप वो वाली ऑप्शन टिक करना जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन ऑफ द अदर करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी. तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग पॉइंट. चलिए आगे देखते हैं. देन अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अ कंट्री हुज aggregate demand grows faster than the rest of the world normally finds its currency depreciating because its imports grow faster than its exports. Its demand curve for foreign currency shifts faster than its supply curve. ठीक है, now this is also very interesting and let me tell you, ये question आपके CUET में आया था in your 2023 exam. ये इंपॉर्टेंट है वैसे, और इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऐसे ही नहीं आप ये कर सकते. देखो मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या बोल रहे हैं. ओके, अब इसमें भी दो एग्जांपल्स ले लेते हैं. मान लीजिए एक है इंडिया और एक है कोई और कंट्री यूएसए. नाउ वो कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है,
तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो हम ये मान लेते हैं पहले कि यहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप ज्यादा अमीर हो जाओगे तो आप ज्यादा सामान बाहर से भी खरीदोगे। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप Amazon.com से ज्यादा शॉपिंग भी करना पसंद करोगे। मैं डेलिबरेटली बोल रही हूँ Amazon.com, ना कि Amazon.in, क्योंकि हम बाहर की वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं, यूएस की वेबसाइट से, ठीक है। तो इस केस में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे लोगों के, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे बाहर देने होंगे, तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। आपको ज्यादा डॉलर्स चाहिए अगर आपको यूएस से सामान खरीदना है, ठीक है। तो इस केस में डॉलर, एफसी मतलब फॉरेन करेंसी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, मतलब हमारी करेंसी की। सो दिस विल लीड टू डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी इंडियन रूपी इन आर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड साइड इज कि मान लीजिए यूएस में भी लोगों की इनकम बढ़ रही है, वो भी स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, वो भी बाहर की कंट्री से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं, यानी कि उस केस में हम यूएस में ज्यादा सामान भेजेंगे। एक्सपोर्ट्स टू यूएस फ्रॉम इंडिया विल इंक्रीज। इमेजिन, वही बात है, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आप यूएस में हो, आपकी इनकम ज्यादा हो गई, आप ज्यादा खर्चा करोगे, आप ज्यादा सामान बाहर की कंट्री से भी खरीदोगे, तो आप कह सकते हो कि इंडिया अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को। तो इस केस में एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर गोइंग टू राइज, ठीक है। अब अगर हम यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स हमारे पास ज्यादा आएंगे, बट यहाँ डॉलर्स तो चलते नहीं, तो हम डॉलर्स को सेल करेंगे और उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे। यानी इस केस में आप कह सकते हो कि जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, डॉलर्स की, वो बढ़ जाएगी। डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई, जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डॉलर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। तो इससे एप्रिसिएशन होगा हमारी करेंसी का। हम अपनी होम करेंसी ऑब्वियसली इंडियन रूपी ही मानेंगे। एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, ये प्लीज यूएस मत समझना, वो यहां तक यूएस था, बाकी मैं सारा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। तो अब ये दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट होगी, एक में हम बोल रहे हैं कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रीशिएट होगी। बट नेट में क्या होगा? तो नेट में क्या होगा, इसके लिए हम एक बार फिर से स्टेटमेंट देखेंगे। यहां पर लिखा है कि हम ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पे डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जहां के इंपोर्ट्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कंपेयर्ड टू एक्सपोर्ट्स। यानी ये वाली जो सिचुएशन है ये ग्रेटर है, ये बिगर है। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, इसका जो नेट इफेक्ट होगा, डेप्रीसिएशन भी हो रही है होम करेंसी की, एप्रीसिएशन भी हो रही है। बट अगर इसका इंपैक्ट बड़ा है तो नेट में तो फिर डेप्रीसिएशन होगी ना, डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी। तो दिस इज द कंक्लूजन and this is what they had asked in the MCQ। मतलब ऑप्शंस में हमें वो चूज करना था जहां लिखा था डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अ कंट्री हुज एग्रीगेट डिमांड ग्रोज फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मली फाइंड्स इट्स करेंसी डेप्रीशिएटिंग। उसके इंपोर्ट्स ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं कंपेयर्ड टू द एक्सपोर्ट्स, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब गवर्नमेंट कोई इंटेंशनल एक्शन लेती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कर देती है तो इसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। सिंपली आप ऐसे याद रखेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में
आई होप आपने नोटबुक उठाई हुई है और उसमें आप सारे इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इफ नीडेड इसको भी लिख रहे हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है तो इसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेप्रीसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लीज पढ़ के जाएंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस तो ये है कि डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डेप्रीसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। अभी तक इंडिया में 3 बार डीवैल्यूएशन हो चुकी है हमारी करेंसी की, once in 1949, then 1966 and then 1991। ठीक है, और इसी का अगर हम ऑपोजिट कर दें, वेयर शुड आई राइट, यहां लिख देती हूं, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटेंशनली करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इससे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। एंड रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है ये आप जरूर देख कर जाएंगे। सिंपली रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ठीक है, ये आप पढ़कर जाएंगे। ऑलराइट, चलिए उसके बाद देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, Are official reserve transactions equal to zero in case of managed floating system? The answer is a big no. Official reserve transactions are not equal to zero. अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले तो managed floating क्या होता है देखते हैं एक बार। Without any formal international agreement, the world has moved on to what can be best described as a managed floating exchange rate system. तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड ऑल्सो द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कैसे? इस केस में वैसे तो जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही एस्टैब्लिश होता है, बट आरबीआई या जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इस रेट को थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे करती है ताकि एक्सचेंज रेट डिजायर्ड लिमिट के बियॉन्ड ना चला जाए। तो क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल अथॉरिटी एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे कर रही है डेलिबरेटली, तो इसमें फिक्स्ड वाला कंपोनेंट भी है। सो देखते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द फ्लोट पार्ट, मतलब वैसे तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है, एंड ऑल्सो अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, द मैनेज्ड पार्ट। अंडर दिस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। अगर मैनेज फ्लोटिंग की जाए विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन, क्योंकि एक एक्सटर्नल अथॉरिटी यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, तो इसे फिक्स्ड से भी कंपेयर किया गया है। यहाँ पर आरबीआई या तो फॉरेन करेंसी को बाय करता है या तो सेल करता है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है उसकी मूवमेंट जो है वो डिजायर्ड लिमिट के बियॉन्ड ना चली जाए। ये आप पढ़ते हैं डिटेल में, मैं आपको क्विकली इसका एक बार एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। बेसिकली बच्चे, आई वॉन्ट यू टू लेवल अप योर सेल्फ। वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपने पढ़े ही हैं, स्कूल के एग्जाम्स में भी आपने किए होंगे, वैसे भी आपने बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, बट ये लेवल अप सीरीज है तो आप समझें इस बात को। ओके, तो लेट्स से पहले एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, और अगले ही दिन एक्सचेंज रेट हो गया $1 इज 100 रुपीज। वैसे देखो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आती नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो यहाँ पे एकदम से अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा तो ये कंट्री में कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज हो सकता है। इमेजिन इंपोर्ट्स कितने महंगे हो जाएंगे इससे, राइट? तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई, वो इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा
और कुछ ऐसा करेगा कि ये सीधा 70 से 100 ना हो जाए, चलो 70 से मे बी 80, दैट इज स्टिल ओके, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो एक्सचेंज रेट है ना उसे हमें 100 से ना थोड़ा कम करना है। एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी लोअर्ड। तो इस केस में आप सोचो सेंट्रल बैंक क्या करेगा। यहां पे अभी हो क्या रहा है, डॉलर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है और हम यानी रूपी कुछ ज्यादा ही वीक हो रहा है। अब डॉलर अगर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके पास काफी सारे डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो वो उनको सेल कर सकता है, उनकी सप्लाई मार्केट में बढ़ा सकता है। और इमेजिन जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो इस केस में फिर डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी बढ़ जाएगी, हो सकता है ये रेट 100 से हो जाए 80। ठीक है, तो मैंने ये एक्सट्रीम वैल्यूज ली हैं, थोड़ी ज्यादा फ्लक्चुएशन से आपको समझाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में हम बोलेंगे व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी लोअर्ड, तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल releases the supply of foreign currency या in my case US डॉलर। इससे जैसे मैंने बोला डॉलर की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, एंड दिस विल एक्चुअली लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। एंड व्हाई वी हैव डन दिस, वो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन कंट्री के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसलिए फिर आरबीआई इंटरफेयर करता है। अच्छा, क्या इसका ऑपोजिट मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ कि आप खुद सोचें कि पहले एक्सचेंज रेट था लेट्स से 70 रुपीज फॉर $1 और अगले ही दिन वो हो गया एकदम से 40 रुपीज पर डॉलर। ऐसे वैसे होता नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन हो गई, तो इस केस में भी बहुत प्रॉब्लम है। इमेजिन एक्सपोर्टर्स, जिन लोगों के पैसे आने हैं बाहर से, जिन लोगों के को डॉलर्स मिलने हैं, उनके लिए कितना लॉस हो गया। तो हम इस एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं कि एकदम 70 से 40 ना हो, मे बी समवेयर इन बिटवीन 60 वुड बी ओके। तो अब आप खुद सोचना, इसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। ये आपका काम है, ये आप खुद से सोचोगे, नोटबुक में लिखो, माइंड में सोचो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन we note that official reserve transactions are more relevant under a regime of fixed exchange rates than when exchange rates are floating. Simply इसको ज्यादा आप मुश्किल ना समझें। पहले तो अभी हमने देखा था कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर अकोमोडेटिंग इन नेचर, और अब ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस हैं वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, सिंपली बिकॉज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस करती है गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो मतलब उसमें किसी अथॉरिटी का इंटरवेंशन है, तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी समझाया जा सकता है, बट अगेन आप फिर ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंपल रखो, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस यानी जो गवर्नमेंट है या कोई सेंट्रल अथॉरिटी है वो कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही है बीओपी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई लाइक आई सेड सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस इज सिंपल, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज सेड टू बी इन सरप्लस if autonomous receipts are more than autonomous payments। वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहले की ट्रांजैक्शंस होती हैं करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की, वो ऑटोनमस इन नेचर होती हैं, उसकी वजह से बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है। तो इफ ऑटोनमस यानी इंडिपेंडेंट रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनमस पेमेंट्स, तो हम बीओपी को कहेंगे कि वो सरप्लस में है, एंड बीओपी डेफिसिट में होगा इफ ऑटोनमस रिसीट्स आर लेस देन द ऑटोनमस पेमेंट्स। ठीक है, चलो
सिंस ये रिपीट हो गया, सिंस द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर मेड टू ब्रिज द गैप दे आर सीन एज अकोमोडेटिंग आइटम इन द बीओपी। उसके बाद विषय द डैश थ्योरी इज यूज टू मेक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस अबाउट एक्सचेंज रेट इन अ फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। सिंपल रखेंगे, इसे बोलते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगेन इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट इतना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर मैं इस टाइम पे आपको कुछ नया बताऊंगी तो आप डर भी सकते हैं कि ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं कभी। बट सिंपली पुट इसका मतलब होता है कि हम दो कंट्रीज में सेम बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। ये काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट अभी आप सिर्फ इसका नाम जान लीजिए, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। देन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन इज लाइक गेस वर्क, थोड़ा सा तुक्का, लाइक माई एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है कि ऐसा होगा और उस बेसिस पर मैं कोई डिसीजन ले रही हूं। जैसे कि मनी इन एनी कंट्री इज एन एसेट। इफ इंडियंस बिलीव दैट ब्रिटिश पाउंड इज गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू रिलेटिव टू द रूपी, दे विल वांट टू होल्ड पाउंड्स। ओके, अगर आपको लगता है कि पाउंड महंगा होने वाला है कंपेयर टू रूपी, तो आप ज्यादा पाउंड्स अपने पास रखना चाहोगे। Thus, exchange rates also get affected when people hold foreign currency on the expectation that they can make gains from the appreciation of the currency. तो आपने इसलिए करेंसी को होल्ड किया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये महंगी हो जाएगी और फिर मैं इसको सेल करके प्रॉफिट बना सकता हूं। This expectation in turn can actually affect the exchange rate in the following way. If the current exchange rate is rupees 80 to a pound and the investors believe that the pound is going to appreciate by the end of the month. Okay, तो मान लीजिए अभी जो पाउंड का रेट चल रहा है वो है 1 pound is equal to rupees 80 and your expectation is कि ये फ्यूचर में 85 रुपीज का हो जाएगा, तो इसलिए यू वांट टू होल्ड मोर पाउंड्स। सो इन्वेस्टर्स थिंक दैट इफ दे गिव द डीलर रुपीज 80,000 टुडे एंड बॉट 1,000 पाउंड्स, अगर आज की डेट में आप 1,000 पाउंड्स खरीदते हो तो 80,000 के पड़ेंगे। एक महीने के बाद अगर एक पाउंड का रेट 85 हो जाता है तो आपको 85,000 रुपीज मिलेंगे। डीलर को अगर उसकी कमीशन भी दे दो तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट अगर कमीशन इग्नोर करें तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। ये सभी आपने अपनी एक्सपेक्टेशन में रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है तो वो ज्यादा पाउंड्स खरीदेंगे, तो इस केस में पाउंड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सच में जो पाउंड है वो महंगा हो सकता है और फिर आपका जो बिलीफ था वो पूरा हो जाएगा। सो दिस इज स्पेक्यूलेशन। ऑफ कोर्स इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दिस एक्सपेक्टेशन वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर पाउंड्स एंड कॉज द रूपी पाउंड एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट, मेकिंग द बिलीव्स सेल्फ फुलफिलिंग। मतलब आपका जो बिलीफ है अगर वो सच में हो जाता है तो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फुलफिल्ड। तो स्पेक्यूलेशन, a certain degree of healthy speculation is not bad। और स्पेक्यूलेशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ही होती है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो ना के बराबर स्पेक्यूलेशन होती है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हेन एडिशंस, दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हेन एडिशंस टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज मेड, इट इज एंटर्ड ऑन द डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो देखो इसका ना एक तरीका है सोचने का। बीओपी में अगर लेट्स से सरप्लस होता है तो फिर हम वो एक्स्ट्रा पैसा भेज देते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स में। तो इमेजिन अगर हमें यहां से पैसा उठाकर यहां पर भेजना है तो यहाँ पे प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस होगा। तो अब आप देखो बीओपी में किस साइड पे शो करोगे, माइनस वाली कौन सी साइड होती है, डेबिट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिस इज द राइट वे टू थिंक दिस। और देखो तभी तो हम ये भी कहते हैं ना कि अगर ऑफिशियल रिजर्व्स इज शोन एज अ पार्ट ऑफ बीओपी, मान लो ये दोनों साथ में ही दिखाए जाए तो बीओपी वुड ऑलवेज बैलेंस, क्योंकि माइनस और प्लस वुड बी जीरो।
बट जब हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें यही बताना होता है कि बीओपी से पैसा जा रहा है और ऑफिशियल रिजर्व्स में एड ऑन हो रहा है, तो दिस इज लाइक अ डेबिट आइटम इन बीओपी अकाउंट। एंड लेट मी रिपीट, ये लाइन भी आपने बुक में पढ़ी होगी कि इफ ऑफिशियल रिजर्व्स इज शोन एज अ पार्ट ऑफ बीओपी एंड नॉट एज अ सेपरेट अकाउंट, देन इन दैट केस बीओपी शैल ऑलवेज बैलेंस। दिस इज द लॉजिक। ओके, देन इस तरह का कोई अगर एमसीक्यू आता है, द डैश हैज बीन सेट अप टू हैंडल इश्यूज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो इसका आंसर है आईएमएस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। चलिए, नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, और ये आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है। देखो कैसे सोचना है आपको। सो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कोई गिवन है, पहले तो हमें बताना है कि इससे हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। फिर हमें बताना है कि वो डेबिट साइड पे हम शो करेंगे बीओपी में या क्रेडिट साइड पे। आपको पता है क्रेडिट साइड पे हम प्लस यानी इनफ्लो शो करते हैं और डेबिट साइड पे माइनस यानी आउटफ्लो शो करते हैं। फिर हमें बताना है कि इस चीज को हम करंट अकाउंट में शो करेंगे बीओपी के या कैपिटल अकाउंट में। फिर हमें बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई या डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। एंड फाइनली हमें बताना है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा और इसमें आप बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज दोनों चैप्टर्स को मिक्स कर रहे हो टू गिव यू होलिस्टिक नॉलेज। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इंडियन इन्वेस्टर्स यानी हम लोग बाहर पैसा लेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। हम अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के बाहर भेजेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे यहां से जाएगी। ओके, अब क्योंकि ये आउटफ्लो है तो इसे हम डेबिट साइड ऑफ बीओपी शो करेंगे। क्योंकि ये लेंडिंग की बात हो रही है तो बोरोइंग और लेंडिंग ये सब हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, इससे हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस जो है वो इम्पैक्ट होता है। नाउ फॉरेन करेंसी की डिमांड या सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने बोला हम डॉलर्स खरीद कर, इन अ वे डॉलर्स खरीद कर भेज रहे हैं, तो डॉलर्स की जो डिमांड है, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एंड अब आप चाहे माइंड में सोचो चाहे डायग्राम से सोचो, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। या माइंड में सोचो, डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हम कंपैरेटिवली वीक हो जाएंगे, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अगर पहले ऐसा था तो अब अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो ऐसा हो जाएगा, और इसे आप राइज इन एक्सचेंज रेट ही तो कहोगे, राइट। ऑलराइट, मैं इसे रब कर देती हूँ, काम की बातें रख रही हूँ यहाँ पे। इसे तो आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, खुद से सोचकर देखें। 1-2 ट्रांजैक्शंस में आपके लिए छोड़ दूंगी। ऑलराइट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बाहर के लोग आकर हमारी कंट्री में कंपनीज खोल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तो बाहर के लोग अपना पैसा लेकर आ रहे हैं, इससे होगा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्योंकि इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी शो करेंगे, और क्योंकि बाहर की कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, सो इसे हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। बाहर की कंपनीज जब यहाँ पर आ रही हैं तो वो अपने साथ डॉलर्स लेकर आ रही हैं। देखो, मैं यूएस डॉलर को ही कंसिडर कर रही हूँ एज द फॉरेन करेंसी। वो अपने साथ डॉलर्स लेकर आ रही हैं, बट डॉलर्स तो यहाँ चलते नहीं, तो डॉलर्स को वो बेच देंगे, तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की। अब अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है, आप डायग्राम से भी सोच के देखो, क्योंकि उससे फिर आप और सोच पाओगे। तो अगर डॉलर्स की सप्लाई बढ़ रही है, जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, डॉलर थोड़ा वीक हो जाएगा, हम कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर पहले एक डॉलर 60 रुपीज का था और हम अगर थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं तो अब $1 50 रुपीज का हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे फॉल इन एक्सचेंज रेट।
देखिए कैसे आप हर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और इससे आपकी नॉलेज एनहांस हो रही है। नाउ इंपोर्ट ऑफ पल्सेस, पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसे हम करंट अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर से पल्सेस खरीद रहे हो तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे आपकी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा और इससे फिर आप डेबिट साइड पे शो करोगे, ठीक है। अब अगर आपको उन्हें डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट। जैसे यहां था, सो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, हम कंपैरेटिवली थोड़े वीक हो गए हैं, तो एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू राइज, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, देखो इसको तो आप इससे रिलेट कर लो, सिमिलर ही है, ओके। देन इंपोर्ट ऑफ मशीन्स को आप इंपोर्ट ऑफ पल्सेस से रिलेट कर लो, इसे भी आप करंट अकाउंट में शो करते हो। इवन दो मशीन एक कैपिटल गुड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किसी भी टाइप के गुड्स हो, करंट अकाउंट में शो करते हैं, तो सेम हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, तो आप बाहर पैसे भेज रहे हैं तो इससे होगा आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का। देन क्योंकि आउटफ्लो है तो इसे डेबिट साइड पे शो करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है तो करंट अकाउंट में हम इसे शो करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रुपीस को कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर में, तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है डॉलर की। इमेजिन आप बाहर पढ़ने गए और आपको पैसों की जरूरत है, तो आपके पेरेंट्स इंडिया से आपको पैसे भेज रहे हैं, तो वो रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, हम कंपैरेटिवली वीक हो जाएंगे और एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देन एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स, एक्सपोर्ट को आप इंपोर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, वैसे इसको भी हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे, इनफ्लो होगा, और क्योंकि पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। आपके पास डॉलर्स आए, बट डॉलर्स तो यहाँ चलते नहीं, तो उसको आप बेचोगे, तो इससे सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की। जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, हम थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और एक्सचेंज रेट यहाँ पर फॉल हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, इसमें एक मैं आपके लिए ऐड कर रही हूँ, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आप अपने आप करना और मुझे आंसर लिख के बताना कमेंट्स में। यू आर गोइंग टू गेट अ हार्ट फ्रॉम माय साइड इन द कमेंट्स अगर आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देन यहाँ पे क्या बात हो रही है, बाइंग फॉरेन गुड्स, अगर हम फॉरेन गुड्स खरीदते हैं तो ये हमारा खर्चा है और उस कंट्री की इनकम है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि अगर हम बाहर के गुड्स खरीद रहे हैं तो हम इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं और हम अपने गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी डिमांड कम हो रही है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। सो इट डिक्रीजेस द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री। डोमेस्टिक डिमांड, तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज ये होना चाहिए डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यानी जो गुड्स हमारी कंट्री में बने हैं उनकी डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी। और अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इससे, मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के वे में भी बताया था, इससे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है डोमेस्टिक गुड्स की, यानी जो गुड्स हमारी कंट्री में बने हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल है, ये लाइंस आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं तो एक बार मैं आपको शो करना चाहती हूँ, बट ये आपको पता है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। चलिए उसके बाद नाउ ये आपको जरूर पढ़ के जाना है कि करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें आप शो करते हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। ट्रेड एंड सर्विसेज में नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। और फिर आपके नॉन फैक्टर सर्विसेज में आता है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा।
एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे मैंने बोला कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बातें, एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जिसमें सर्विसेज आ जाती हैं और आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, सो कैपिटल अकाउंट भी पढ़ के जाएंगे, मेनली इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आ गया आपका एफडीआई और एफआईआई या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे आप। देन एक्सटर्नल बोरोइंग्स में एक तो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में आपको उसी रेट पर लोन मिल रहा है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी आपको थोड़ा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पे कि गवर्नमेंट एड जो है वो किस अकाउंट में आप शो करेंगे, तो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि करंट अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि ये तो एक ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट है, बट नहीं, एड का मतलब होता है कि आपको कम रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ग्रांट जो होता है उसमें आपको रिटर्न नहीं करना। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं तो वो हमारा करंट अकाउंट में आएगा, बट अगर गवर्नमेंट एड कहते हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो पे बैक करना होता है, यानी आपको थोड़ा सस्ते में लोन मिला है, इसे हम शो करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में। और यहाँ पे साथ में ये भी देख लेना मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स जो कंट्रीज के बीच में होता है। देन करंट अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम वैसे भी कहते हैं कि इससे हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है, एंड एसेट लायबिलिटी स्टेटस जैसे थिंक अबाउट बैलेंस शीट विच इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। देन द लास्ट थिंग दैट वी हैव, बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस करता है, जैसे बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस करती है। ऑपरेशनल सेंस में इसमें सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है। मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर ऑफिशियल रिजर्व्स को आप बीओपी का पार्ट ही मानते हो, अगर ऑफिशियल रिजर्व्स इज शोन एज अ पार्ट ऑफ बीओपी, तब भी बीओपी विल ऑलवेज बैलेंस। अगर हम ऑफिशियल रिजर्व्स को एक सेपरेट अकाउंट की तरह शो करते हैं तो हो सकता है बीओपी बैलेंस ना हो। बीओपी में हो सकता है बैलेंस, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। और ये भी आप रिवाइज करके जाएंगे कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कुड बी समथिंग लाइक दिस, कि पहले $170 रुपीज का था, अब $160 रुपीज का हो गया है, हम थोड़ा स्ट्रांग हो गए हैं। लिख लो अपनी नोटबुक में। इसमें हम कहते हैं कि एक्सचेंज रेट हैज फॉलन। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, एक है कॉज और एक है कॉन्सिक्वेंस। कॉज यू नो किस वजह से ये हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंस इज द रिजल्ट। तो अगर डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है तो डॉलर वीक हो जाएगा, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, दिस कुड बी वन रीजन। या फिर हम डॉलर्स की डिमांड कम कर रहे हैं तो भी डॉलर वीक हो जाएगा, हम स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका इंपैक्ट ये होगा कि इस केस में आपके exports are likely to fall and imports are likely to rise. Depreciation of domestic currency में something like this can happen, इसमें exchange rate बढ़ेगा। कॉज हो सकते हैं यहाँ पे हम वीक हो गए, इंडियन रूपी वीक हो गया है, हो सकता है डॉलर की डिमांड बढ़ गई हो, डॉलर स्ट्रांग हो गया हो, या हो सकता है डॉलर की सप्लाई कम हो गई हो, अगेन डॉलर इससे स्ट्रांग हो गया है। इम्पैक्ट हो सकता है कि इसमें एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज एंड इंपोर्ट्स आर लाइकली टू फॉल। ठीक है, एक चीज और देख लो, वैसे आपको ये मैंने बता दी है, बट स्टिल, कि अगर हम बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है डेलिबरेटली, और यहां पर अगर हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं प्लान्ड तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, और यही अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, जहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट डिटर्मिन होता है, यहां पर अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन रिलेशन टू द अदर करेंसी, तो इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ऑपोजिट आप अपने आप लिखना, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं डेलिबरेटली प्लान्ड रीवैल्यूएशन, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ड्यू टू द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो दैट इज एप्रिसिएशन। Right, and so these were some very important points,
एंड लाइक आई सेड कि दिस विल लेवल अप योर प्रेपरेशन। आई होप आपको मजा आया, एंड अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।